हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल डिग फॉर नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम डेटाबेस वाला टॉपिक कवर करेंगे जिसमें आप माई सीक्वल की क्वेरीज को प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने ये डाला पासवर्ड और अब हम अपनी क्वेरीज टाइप करना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट अ डेटाबेस। तो उसके लिए क्वेरी क्या होती है? क्रिएट कीवर्ड, फिर डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम। तो यहाँ मैंने सैंपल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, इसलिए हमने क्या लिखा? क्रिएट डेटाबेस सैंपल। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा आ रहा है? क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। दैट मीन्स डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब जो डेटाबेस क्रिएट हो गया है उसको देखने के लिए हमने क्या क्वेरी एग्जीक्यूट की? शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर जितने भी डेटाबेसेस है वो शो हो रहे हैं। ये रहा हमारा सैंपल डेटाबेस। नाउ इज एक्सेसिंग डेटाबेस इन MySQL। यानी डेटाबेस क्रिएट तो हो गया है, अब उसे एक्सेस करना है, यूज करना है, ताकि उसमें हम टेबल्स क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए जो क्वेरी होगी दैट विल बी यूज और फिर डेटाबेस का नाम, जैसे कि अपने केस में सैंपल। यहाँ पर जो टर्मिनेटर है, डिलिमीटर है, वो क्या यूज हो रहा है? सेमीकोलन। तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगी तो क्या लिखा आएगा? डेटाबेस चेंज्ड। दैट मीन्स अब हम सैंपल डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं। देयर इज क्रिएटिंग टेबल्स। अब मुझे अपने MySQL में टेबल्स को क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या सिंटेक्स यूज होगा? क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, जैसे हमारे केस में हम क्या नाम ले रहे हैं? एम्प्लॉय। और फिर उसकी फील्ड्स मेंशन करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय कोड, और वो किस टाइप का होगा, उसका डेटा टाइप। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय कोड आपका किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। फिर सेकंड फील्ड का नाम क्या है हमारा? ई नेम। उसका टाइप क्या है? कैरेक्टर टाइप का। और 50 वैल्यूज तक, 50 अल्फाबेट्स तक वो वैल्यूज ले सकता है। देन इज जेंडर, कैरेक्टर टाइप का है ये भी। इसमें मैंने 1 वैल्यू डिफाइन कर दी, क्योंकि या तो मेल या फीमेल, या मेल को मैं एम से डिनोट करूंगी और फीमेल को एफ से। देन इज ग्रॉस सैलरी, उसका टाइप हमने क्या लिया है? डेसिमल। और अब मैं अपनी स्टेटमेंट को एंड कर रही हूं, तो इसलिए सेमीकोलन। सी क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड। 0 रोज अफेक्टेड क्यों? क्योंकि अब तक इसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं की गई है, पर ये टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये देखने के लिए मैं क्वेरी लिख रही हूँ डिस्क्राइब, या यूं कह लीजिए DESC, और फिर अपने टेबल का नाम, देन सेमीकोलन। ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है टेबल का, यानी इसमें जितने भी फील्ड्स हैं उन सबके नाम, उनका टाइप क्या है, शो कर रहे हैं। बाकी सब डिफॉल्ट में नल की, अभी तक हमने कोई कांस्टेंट नहीं दिया था, प्राइमरी की एटसेट्रा, तो यहाँ पर वो सब खाली है। देन नेक्स्ट वी विल बी इंसर्टिंग डेटा इनटू द टेबल। For that the query will be insert into values, insert into, फिर टेबल का नाम किस में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे टेबल का नाम क्या था? एम्प्लॉय। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। फिर अपनी फील्ड्स का नेम देंगे, जैसे हमने क्या क्या फील्ड्स ली हैं? ई कोड, ई नेम, जेंडर, ग्रॉस सैलरी, कि हम इन इन फील्ड्स में वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। अब हम वो वैल्यूज देंगे जो हम इन फील्ड्स को देना चाहते हैं, तो उसके लिए कीवर्ड बीच में क्या क्या यूज करेंगे? वैल्यूज। फिर पैरेंथेसिस में अपनी वैल्यूज को मेंशन करेंगे। जैसे एम्प्लॉय कोड हमने पहले के लिए क्या लिया? 101। फिर एम्प्लॉय का नेम, जो कि कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नाम लिया ध्रुव, कमा, फिर जेंडर M4 मेल, कमा, क्रॉस सैलरी दैट इज 45,000। क्लोज द पैरेंथेसिस और स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दो, दैट मीन्स सेमीकोलन लगा दो। ओके, एरर। ओके, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एरर आते ही डरना नहीं है, मजा आ गया। अब आपको एक चीज नई सीखने को मिलेगी, क्या कि मैं क्या भूल गई हूँ। हमने ई नेम, यानी हमने अपने एम्प्लॉय का नाम किस टाइप का डिसाइड किया था? कैरेक्टर टाइप का। और जब हमने वैल्यू पास की तो हमने क्या किया? हमने ध्रुव को बिना सिंगल कोटेशन या बिना डबल कोटेशन के पास कर दिया। तो यानी जब भी कैरेक्टर की वैल्यू को आप यूज करेंगे, या यू कह लीजिए पास करेंगे, तो आप उसको हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ही मेंशन करेंगे। जेंडर पर भी डबल कोट्स लगा दीजिए। नाउ एग्जीक्यूट दिस। सो सी क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, दैट मीन्स एक रो इंसर्ट हो गई है। सो लेट्स चेक द आउटपुट वेदर इट हैज बीन इंसर्टेड इन द टेबल और नॉट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एम्प्लॉय में अब तक सिर्फ एक ही रो एंटर हुई है, तो आपको वो दिखाई दे रही होगी। अब हम एक और वैल्यू एंटर करके देख लेते हैं। एडिंग वैल्यूज टू सम कॉलम्स ओनली। अभी के लिए हमने क्या किया? हमने सारे कॉलम्स में वैल्यू एंटर की थी,
लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी किसी कॉलम को अगर स्किप करना चाहें, उसमें वैल्यू ना देना चाहें, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ तक तो चीजें सेम रहेंगी। अब मैं अपनी फील्ड्स की वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर सकती हूँ, उन्हें जिनमें मैं अपनी वैल्यू नहीं देना चाहती। जैसे मैंने यहाँ से ग्रॉस सैलरी रिमूव कर दिया, और मैं अब अपनी वैल्यूज में से भी इस ग्रॉस सैलरी वाली वैल्यू को रिमूव कर देती हूँ। तो आप देखिए आउटपुट क्या आएगा। एरर, ओके, अगेन मैंने वही वाली गलती कर दी है, मैंने ध्रुव और एम को डबल कोटेशंस में मेंशन नहीं किया है। एक बार फटाफट उसे कर लेते हैं। प्रेस एंटर। ओके, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो देखते हैं टेबल में क्या वैल्यूज आई। सी, वैल्यू फिर से इंसर्ट हो गई है। अब की बार क्योंकि हमने ग्रॉस सैलरी की कोई वैल्यू एंटर नहीं की थी, तो क्या आउटपुट आया है? नल। अब एक रो और इंसर्ट करते हैं। मैं अपने ई कोड की वैल्यू चेंज कर रही हूँ 102, और नेम भी बदल लेते हैं। नेम इज अंकित, और ग्रॉस सैलरी भी चेंज कर लेते हैं, या इतने ही रहने देते हैं। देन प्रेस एंटर। सी, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं 103। यहाँ पर वैल्यू चेंज करके हम लिखते हैं अमीशा। जेंडर चेंज कर लेते हैं फीमेल, और सैलरी भी चेंज कर देते हैं 55,000। प्रेस एंटर। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, हम तमन्ना लेते हैं, एंड सैलरी इतनी, एंड प्रेस एंटर। तो अब हमने 3 रोज और इंसर्ट कर लिए हैं। अब अपनी टेबल को चेक करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। तो ये देखिए, ये सारी हमारी वैल्यूज यहाँ पर टेबल में एंटर हो चुकी हैं। पर अब यहाँ देख रहे होंगे हमने किसी भी कांस्टेंट का ख्याल नहीं रखा है। ई कोड इतनी बार रिपीट हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे कि कांस्टेंट्स का ध्यान कैसे रखना है। अब हम पूरी डेटा को डिस्प्ले करवाने की बजाय कुछ कंडीशन पर बेस्ड भी टेबल को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर मैं ये चाहूँ कि सिर्फ फीमेल्स का डेटा डिस्प्ले हो, यानी मैंने कंडीशन क्या अप्लाई कर दी कि जेंडर क्या हो, फीमेल, तो उसके लिए क्वेरी हम क्या लिख सकते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉय। इस बात का क्या मतलब है कि हर कॉलम सिलेक्ट हो। स्टार का मतलब है हर कॉलम सिलेक्ट हो, लेकिन कंडीशन क्या अप्लाई हो? सिर्फ कौन सी वाली रोज डिस्प्ले हो जहां पर जेंडर क्या हो? फीमेल। सो वेयर जेंडर इज इक्वल टू एफ। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, सिर्फ 2 वैल्यूज शो हो रही है, अमीशा एंड तमन्ना, क्योंकि इन्हीं के आगे क्या लिखा हुआ था? फीमेल। अब तक तो था ये कि हमने सिलेक्ट किया है अपनी मर्जी की रो। अब अगर हम चाहें कि सारे कॉलम्स ना सिलेक्ट हो, कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स ही सिलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार की जगह पर अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? उन कॉलम्स का नाम जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे? सिलेक्ट, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ नेम और ग्रॉस सैलरी चाहती हूँ एम्प्लॉय की, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम का नाम ई नेम, कमा ग्रॉस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, एरर। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए हमसे सिलेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसे करेक्ट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास सारी रोज डिस्प्ले हो रही है, लेकिन कॉलम सिर्फ 2 ही डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने डिमांड किए थे, ई नेम एंड ग्रॉस सैलरी। Now is eliminating redundant data, or we can say duplicate values. तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास कोड है जो 101, ये सब, या कई जगह नाम भी रिपीट हो रहे हैं। अगर हम चाहे कि ये रिपीटेशन ना दिखाई दे, सिर्फ यूनिक डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही दिखाई दे, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये सीक्वल ना बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, जैसा हम बोल रहे हैं कुछ ऐसी ही क्वेरी होगी। जैसे यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इज द कीवर्ड, और फिर सिर्फ क्या चाहते हैं? ई कोड डिस्प्ले हो, कॉलम का नाम ई कोड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहां पर एम्प्लॉय कोड्स पर हमने क्या लगा दिया? डिस्टिंक्शन लगा दिया, यानी जो 101 जो कई बार रिपीट हो रहा था, वो हर बार का शो ना होकर सिर्फ एक ही बार शो हुआ। ऐसे ही 103 भी आपका ट्वाइस था, 2 बार था, तो यहाँ पर सिर्फ वो एक ही बार शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस डिस्टिंक्ट कीवर्ड की वजह से। अब ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम और कॉलम्स पर भी लगा सकते हैं अगर कहीं और भी वैल्यू रिपीट हो रही है तो, लाइक सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इज इक्वल टू 101। तो ध्रुव का नाम क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा था, 2 बार रिपीट हो रहा था, अब वो सिर्फ एक बार ही शो होगा। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है ई नेम पर, कि नाम एक बार ही शो हो। और कौन से वाला नाम? जहां पर आपका क्या है? ई कोड की वैल्यू क्या है? 101। तो आउटपुट में देखिए क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज ध्रुव। नाउ वी विल लर्न हाउ टू यूज कॉलम अलाइज नेम। अलाइज नेम यानी वही आपका पेट नेम, जैसे आपने डेटा फ्रेम्स में भी किया था।
कि हम नहीं चाहते कि ये ई नेम अजीब सा लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये नाम ही लिखा आना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ई नेम एज नेम। तो मैंने अपने कॉलम नेम का जो मेरा आउटपुट आएगा उसके लिए नाम क्या डिसाइड कर लिया है कि बेशक मेरी टेबल में डेटाबेस में ई नेम ही रहे, पर जब मुझे डिस्प्ले हो तो वो कैसा दिखाई दे, नेम के जैसा। ऐसे ही मैं ग्रॉस सैलरी वाले कॉलम को भी ग्रॉस सैलरी की तरह नहीं दिखवाना चाहती, मैं चाहती हूँ कि वहां लिखा है सैलरी। तो इसके लिए जो क्वेरी हम टाइप करेंगे दैट विल बी सिलेक्ट ई नेम एज नेम, कमा ग्रॉस सैलरी एज सैलरी फ्रॉम, फिर टेबल का नाम दैट इज एम्प्लॉय। देखिए तो अब नेम फील्ड का जो टाइटल था वो क्या था, ई नेम, ऐसे ही सैलरी का क्या था, ग्रॉस सैलरी। तो हमारे आउटपुट में व्यू में देखिए क्या आ रहा है, नेम एंड सैलरी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अलाइज नेम यूज किया है, नेम और सैलरी। नाउ वी विल लर्न टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशंस। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब देखिए अपनी टेबल एम्प्लॉय में कैलकुलेशंस कहाँ परफॉर्म की जा सकती है, जहां कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो वो कौन से कॉलम में थी, ग्रॉस सैलरी। तो वहां हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 3। दैट मीन्स मैंने हर किसी इंसान की ग्रॉस सैलरी को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, 3 टाइम्स सैलरी देनी है उनको। सो फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉय। तो देखिए अब आउटपुट कैसे आ रहा है, 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स 1,35,000। इस तरीके से हर वैल्यू जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ शो हो रही है। अब हम देखते हैं कि हमारी टेबल में भी क्या कोई चेंजेस हुए हैं क्या। नहीं, हमें वहां कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। ये देखिए अपनी टेबल, क्योंकि वो केवल एक व्यू प्रोवाइड कर रहा है हमें कि अगर ऐसा हो तो, वो ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं करेगा। ओके, नाउ कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। जहां पर अब हम कुछ कंडीशन लगाएंगे, यानी मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि सिर्फ वो एम्प्लॉइज डिस्प्ले हो जिनकी सैलरी किसी पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर वेयर ग्रॉस सैलरी इज मोर देन 50,000। तो देखिए आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आना चाहिए, किसकी ज्यादा है, अमीशा की और तमन्ना की। 50,000 से ज्यादा सैलरी थी तो सिर्फ 2 ही रोज डिस्प्ले हो रही है, 55,000 55,000। Now condition based on a list. So select star from employee where gender in M, यानी जहां पर सिर्फ जेंडर कैसा हो, M हो, सिर्फ वही डेटा डिस्प्ले हो। तो इसलिए सिर्फ मेल्स वाली लिस्ट आपको डिस्प्ले हो रही है। देन इज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, कि कुछ पैटर्न मैच करवाना है। जैसे ध्रुव है, ध्रुव किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से। तो डी से स्टार्ट होने वाले नाम इस लिस्ट में और भी हो सकते थे। तो पैटर्न क्या हुआ कि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या हो, डी, बाद में कुछ भी हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में डी लिखकर उसके बाद परसेंटाइल साइन यूज कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटाइल साइन जो है दैट इज यूज टू मैच मोर देन 1 कैरेक्टर। और इसी तरीके से अगर हम अंडरस्कोर वैल्यू यूज करते हैं तो अंडरस्कोर का मतलब है कि ओनली 1 कैरेक्टर एट अ टाइम विल बी मैच्ड, सो इट मैचेस सिंगल कैरेक्टर। लेट्स चेक, ये प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। और हाँ, इसके साथ यूज होगा आपका लाइक कीवर्ड। तो देखिए हम एक क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ई नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय। ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे ये सब किस लिए यूज होता है, कि भाई हमें सिर्फ ये कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं। कौन से, ई नेम और जेंडर वाला। और कहां से डिस्प्ले कराने हैं, आपकी टेबल एम्प्लॉय से। अब हम कंडीशन लगाते हैं पैटर्न मैच करने के लिए, वेयर ई नेम लाइक, जहां पर ई नेम जो है, एम्प्लॉय का नेम जो है वो कुछ ऐसा हो, कैसा, स्टार्टिंग विद ए और फिर क्या है, परसेंटाइल साइन। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट तो ए हो, लेकिन बाकी मैचिंग कैसे करनी है कि उसमें बाकी कुछ भी अल्फाबेट हो। परसेंटाइल का मतलब है बाकी कितने भी लेटर्स हो और वो कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे थे सिर्फ वही डिस्प्ले हो गए, अंकित एंड अमीशा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेक्ट ई नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए एम परसेंटाइल। अब उसने क्या कहा कि स्टार्टिंग के जो 2 लेटर्स हैं वो फिक्स कर दिए, ए और एम, और फिर लगा दिया परसेंटाइल साइन। तो ऐसी वैल्यू अपने पास एक ही है, दैट इज अमीशा। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्ट ई नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक ए। अब देखो स्टार्टिंग अल्फाबेट क्या है, ए, फिर है अंडरस्कोर कि सेकंड अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, फिर परसेंटाइल। तो अब फिर से ये दोनों आ जाएंगे क्योंकि अब ए, इनका दोनों का क्या है, स्टार्टिंग लेटर है, और जो सेकंड लेटर है वो कुछ भी हो सकता था, एन भी हो सकता था, एम भी हो सकता था, बी सी डी कुछ भी हो सकता था। और उसके बाद के अल्फाबेट्स की तो फिक्र ही नहीं है क्योंकि वहां पर क्या लिखा हुआ है,
परसेंटाइल। तो इसीलिए अब यहाँ पर आउटपुट में क्या शो हो रहा है, अंकित एंड अमीशा। देयर इज नाउ सर्चिंग फॉर नल वैल्यूज। अब देखिए हमने टेबल में ध्रुव की सैलरी की दो वैल्यूज दी थी, एक 45,000 और एक नल वैल्यू। तो हम उसी को चेक करेंगे। सिलेक्ट ई नेम जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रॉस सैलरी इज नल। जहां पर ग्रॉस सैलरी नल थी वो कहां थी, 101 ध्रुव मेल, और फिर उसकी सेकंड वाली रो में क्या वैल्यू थी, नल। तो इसीलिए इसके आउटपुट में क्या शो होगा, ध्रुव एंड इट्स हिज जेंडर। तो अब तक की जो टेबल हमने बनाई वो बिना कॉन्स्ट्रेंट्स के बनाई, यानी बिना लिमिटेशंस के बनाई, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि ये वैल्यू दो बार रिपीट नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम रोल नंबर जैसी चीज की बात करें तो उसको रिपीट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दो बच्चों का सेम रोल नंबर है तो आप जब अटेंडेंस लेंगे तो किसको बोलने वाले हैं। तो इसी तरीके से यानी उसकी पहचान डिफरेंट करने के लिए कुछ कॉन्स्टेंट्स तो लगाने जरूरी है ही। सो फर्स्ट फॉर दिस आई विल डिलीट ऑल द रोज ऑफ माई टेबल, क्योंकि उसमें मैंने ध्यान ही नहीं दिया है कॉन्स्टेंट्स का, मैंने वहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज को भी एंटर किया है। सो लेट्स डिलीट दोस। और यहाँ वैसा भी कर सकते हैं कि हम एक नई टेबल भी बना सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं, या मैं ऑल टुगेदर इस टेबल को ही ड्रॉप कर दूं। यहाँ ड्रॉप करने का मतलब है कि मैं अपनी टेबल को डिलीट कर दूं और एक नई टेबल बनाऊं। तो पहले नई टेबल बनाने से पहले मैं इसी टेबल में कुछ चेंजेस करके दिखाना चाहती हूँ आपको, जिससे आपको ऑल्टर कीवर्ड का भी पता चल जाएगा कि ऑल्टर कीवर्ड किस लिए यूज हो रहा है। सो फॉर दैट आई एम राइटिंग दिस क्वेरी ऑल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम, एड कॉन्स्टेंट। क्या कॉन्स्टेंट ऐड करा रही हूं कि मैं उसे प्राइमरी की मैं एक प्राइमरी की इंसर्ट कर रही हूं, और प्राइमरी की ई नेम। सो सी क्वेरी ओके। अब अपनी टेबल को देखते हैं वहां क्या वैल्यूज है। पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके सिर्फ एक ही वैल्यू है अंकित नाम की। तो अब इसमें और डेटा इंसर्ट करते हैं। यहां पर मैं नेम चेंज कर देती हूं, आई एम राइटिंग हियर मोनिका एंड देन प्रेस एंटर। सो कैरी ओके, वन रो अफेक्टेड, दैट मीन्स डेटा एंटर हो चुका है। पर ओके डेटा एंटर हमने सेम ई कोड के साथ कर दिया। ओ ऑल राइट, ये मेरे मन में तो ये चल रहा था कि मैं अपनी प्राइमरी की ई कोड को बनाऊंगी, पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अगर आप ऊपर ध्यान से देखें तो वहां हमने प्राइमरी की में क्या पैरेंथेसिस में क्या पास किया है, ई नेम। तो दैट मीन्स जो हमने रिस्ट्रिक्शन अब लगाया है, जो कॉन्स्टेंट अब लगाया है, वो नेम पर लगाया है। अब मैं नाम सेम नहीं रख सकती, ई कोड सेम रख सकती हूँ। ओके तो मैं इसे डिलीट करना चाहूंगी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू मोनिका, क्वेरी ओके। अब हम देखते हैं अपनी टेबल, ये पहले जैसी हो गई है। और रुकिए, इसको चेंज करने से पहले हम क्यों ना इसी का एग्जाम्पल देख लें, ऑल्टर नहीं करते, पहले देख लेते हैं एक वैल्यू ऐसी इंसर्ट करके, क्योंकि अब हमने जब कांस्टेंट सेट कर ही लिया है तो उसका यूज भी करके देख लेते हैं। हमने किस पर कांस्टेंट लगाया है, नेम पर। तो हम अब नेम सेम एंटर करने की कोशिश करेंगे। मतलब मोनिका तो चेंज हो गया तो इसलिए आपको इफेक्ट दिखाई नहीं दिया कांस्टेंट का। तो मोनिका की जगह हम यहाँ अब क्या लिखें वापस से, कि कोड तो बेशक चेंज हो जाए कोई इशू नहीं, लेकिन नेम जो है अगर मैं सेम एंटर करूं अंकित, तो अब देखिए वो आपको क्या आउटपुट शो करेगा, एरर 1062 डुप्लीकेट एंट्री अंकित फॉर की एम्प्लॉय प्राइमरी। तो देखिए क्योंकि हमने उस पर कॉन्स्टेंट लगाया था, क्या कॉन्स्टेंट लगाया था, प्राइमरी की, तो इसीलिए अब वो एरर शो कर रहा है कि ये वैल्यू जो है ना एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉलम जो ई नेम का जो कॉलम है, जो फील्ड है, वो कैसा है, प्राइमरी की है। तो अब हम ई कोड पर कांस्टेंट लगा देते हैं। ओके ओके वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि हमने पहले ही किसी पर कांस्टेंट लगाया हुआ है ई नेम पर। तो ये क्या कह रहे हैं, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, तो एक से ज्यादा प्राइमरी कीज हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले हम, अब मैं इस टेबल को कंप्लीटली डिलीट कर रही हूँ। सो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, शो टेबल्स। अब देखिए आपको वो टेबल दिखाई नहीं देगी, यहाँ है एम्प्टी सेट। अब बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा से शुरू से टेबल को क्रिएट करेंगे और फिर उसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। ऑल्टर करके दिखा दिया है आपको कि कैसे होता है। अब आप वैल्यूज को क्या करेंगे, दोबारा से टेबल को क्रिएट करेंगे और वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट रोल नंबर, टाइप कैसा है, डेटा टाइप इंटीजर,
और फिर उस पर एक कॉन्स्टेंट लगा रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्या कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो 101 से ज्यादा ही हो। तो उसके लिए क्या यूज किया है, कीवर्ड चेक, और फिर पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर दी कि स्टूडेंट रोल नंबर दैट इज एस रोल नंबर इज ग्रेटर देन 101, कमा फिर स्टूडेंट की क्लास दैट इज एस क्लास, वो भी हमने किस टाइप की ली है, इंटीजर टाइप की। देन इज स्टूडेंट नेम जिसका डेटा टाइप कैसा है, वेर कैर टाइप का, 50 अल्फाबेट्स तक वैल्यू एंटर सपोज कर सकते हैं। देन प्रेस एंटर, ओके, क्वेरी ओके। तो देखिए अब हम देखते हैं अपनी टेबल को, उसके लिए क्या यूज करना है, डिस्क्राइब कीवर्ड, सो DESC स्टूडेंट, आप डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका डिस्क्रिप्शन कि आपने कौन कौन सी फील्ड क्रिएट की है, उनका टाइप क्या है। नाउ इज यूजिंग MySQL फंक्शंस, तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। सो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड, जो पहले से बनी बनाई कमांड है, दैट परफॉर्म्स सम ऑपरेशंस एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। फिर वो जो कमांड है वो कुछ काम करे, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करे और फिर कुछ वैल्यू रिटर्न करे, इसको हम कहते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फंक्शंस या यूं कह लीजिए स्ट्रिंग फंक्शंस। यहां पर मैं एक कॉलम ऐड करना चाह रही थी, इसलिए वहां पर क्या कीवर्ड यूज किया, ऐड, देन उस कॉलम का नेम, लास्ट नेम, एंड देन इट्स डेटा टाइप एंड प्रेस एंटर। ओके, एरर, ओके, मैं सिर्फ बोल रही हूं कि मुझे डेटा टाइप भी लिखना है, पर मैंने यहाँ लिखा नहीं, सिर्फ 55 लिख दिया है पैरेंथेसिस में। तो इसे चेंज करते हैं और यहां पर अब लिखते हैं फिर से ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ऐड लास्ट नेम और उसका डेटा टाइप। उसका डेटा टाइप आपको क्या देना है, वेर कैर। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सी क्वेरी ओके। अब मैंने नया कॉलम इंसर्ट किया है उसमें वैल्यूज इंसर्ट करना चाहती हूँ। उसके लिए जो क्वेरी होगी वो क्या होगी, अपडेट स्टूडेंट सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू गालियान वेयर एस नेम इज इक्वल टू मोनिका। इस बात का क्या मतलब है कि आप लास्ट नेम की वैल्यू गालियान सेट करना चाहते हैं जहां पर स्टूडेंट का नाम क्या है, मोनिका। तो अब क्या है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो अब हम देखते हैं अपनी टेबल में जाकर क्या वैल्यूज एंटर हुई हैं, इंसर्ट हुई हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए आपकी टेबल, यहाँ मोनिका के सामने उसका सरनेम आ गया है। नाउ वी विल यूज नेक्स्ट मेथड दैट इज कंकैटिनेट मेथड। तो इसमें हम स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, कंकैटिनेट यानी दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स को मिलाना। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, सिलेक्ट कंकैट, फिर पैरेंथेसिस में जिस फील्ड को कंकैटिनेट करना चाहते हो उसे पास कर दीजिए। जैसे मैं स्टूडेंट के नेम और उसके लास्ट नेम को जोड़कर आउटपुट शो करना चाहती हूँ, तो यहां मैं क्या लिखूंगी, एस नेम कमा लास्ट नेम। और अगर कोई अलाइज नेम भी देना है तो वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज भी आउटपुट शो होगा। ये तो मैं चाहती हूँ कि जो कॉलम डिस्प्ले हो उसका नाम क्या आए, फुल नेम। सो दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर एज फुल नेम, और फिर टेबल का नाम लिखेंगे कि ये सब मैं कहां से किस पर परफॉर्म करना चाहती हूँ, फ्रॉम स्टूडेंट। सो देखिए आउटपुट में जो कॉलम का हेडिंग है वो क्या शो हो रहा है, फुल नेम, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, दोनों नामों को जोड़कर स्टूडेंट का नाम और लास्ट नेम जोड़कर जो है वो आउटपुट शो हो रहा है, मोनिका घालियान। अब देखिए यहां पर ना स्पेस नहीं है बीच में, तो अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप उस कंकैटिनेट फंक्शन में ही स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगी, यहाँ कॉमा के बाद एक और कॉमा लगा देती हूँ और यहाँ डबल कोटेशंस में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देती हूँ एंड प्रेस एंटर। ओके, नहीं, अब इसे अगर एम्प्टी शो करना है तो बीच में स्पेस भी देनी होगी उन डबल कोटेशंस के, तो ही वहां स्पेस विजिबल होगी। एक बार और चेंज करते हैं, ये जो डबल कोट्स है खाली वाले इनमें स्पेस दे दीजिए। अब आउटपुट जो है वो स्पेस के साथ शो होगा। सी, अब आउटपुट जो है मोनिका और गालियान के बीच में स्पेस शो हो रहा है। हाँ, जरूरी नहीं है जो टेबल की फील्ड्स हैं सिर्फ उन्हीं को कंकैटिनेट किया जा सकता है, कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट भी हम अपनी टेबल की फील्ड्स के साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल उसी का देखेंगे आप। तो मैं क्वेरी में कुछ चेंजेस कर लूं। सो सिलेक्ट कंकैटिनेट यानी कंकैट फंक्शन, फिर उसके बाद क्या, स्टूडेंट नेम कॉमा डबल कोटेशन स्पेस के साथ लास्ट नेम कॉमा। अब वो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग जो मैं उसके साथ जोड़ना चाह रही थी, हेलो, वो भी आप किस में पास करेंगे, डबल कोटेशंस में, हेलो कॉमा हाउ आर यू, या कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हैं वो, और बाकी एज इट इज एज फुल नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए ये है आपका आउटपुट। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज लोअर केस एंड अपर केस मेथड्स। नाम ही बता रहा है इनका
कि आप स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, एक बार लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपर केस वाला यूज करने से अपर केस में। लोअर केस यानी वो छोटे छोटे अल्फाबेट्स होते हैं जो छोटी एबीसीडी, और अपर केस यानी कैपिटल लेटर्स। सो सिलेक्ट, फिर फंक्शन का नाम दैट इज लोअर, आप लोअर की जगह एल केस भी यूज कर सकते हैं। फिर पैरेंथेसिस में उसकी वैल्यू पास कर दीजिए, सिलेक्ट लोअर एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए जो स्टूडेंट का नेम है उसमें एम कैपिटल था ना, इससे सारे अल्फाबेट्स को लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है। इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपका अपर केस का फंक्शन काम करेगा। सो नेक्स्ट फंक्शन इज सबस्ट्रिंग फंक्शन। सिलेक्ट सबस्ट्रिंग दैट इज SUBSTR, पैरेंथेसिस में पास कर दीजिए स्टूडेंट का नेम, 3,2 फ्रॉम स्टूडेंट। यानी यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि आप थर्ड अल्फाबेट से दैट इज MON यानी N से शुरू करें और सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स को प्रिंट करें। सो यहां पर क्या प्रिंट होगा, NI। एक और करके देखते हैं, यहां वैल्यू चेंज कर दीजिए 4,3 यानी फोर्थ अल्फाबेट से MONI, I से शुरू और कितने अल्फाबेट्स डिस्प्ले करें, 3, सो IKA। अब अगर ये वैल्यू होती नेगेटिव से शुरू, सो -4 और फिर 3 वैल्यूज तक जाती, तो क्या होगा, पीछे से काउंटिंग शुरू होगी। एक ए क्या होगा, 1 काउंट, 1 2 3 एंड 4, क्या हो गया आपका N। तो N से शुरू और कितने अल्फाबेट्स डिस्प्ले करने हैं, 3, सो NIK। इस तरीके से, अब जिस तरीके से आपने लेटर्स को लोअर केस में कन्वर्ट किया था उसी तरीके से आप अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो फंक्शन का नाम होगा वो क्या होगा, अपर। इसके लिए जो स्टेटमेंट यूज होगी वो क्या होगी, सिलेक्ट अपर और फिर स्टूडेंट का नेम फ्रॉम द स्टूडेंट। अपर की जगह हम यू केस भी यूज कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप आउटपुट, ये आपका जो नेम है अब ये क्या है, सारा का सारा कैपिटल लेटर पे शो हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन इज LTrim। LTrim यानी जो लेफ्ट से ट्रिमिंग करे, ट्रिमिंग का मतलब यानी रिमूव करे। सो दिस फंक्शन रिमूव्स लीडिंग स्पेसेस। लीडिंग स्पेसेस यानी आगे वाली स्पेसेस को लेफ्ट से रिमूव करेगा। सो इट रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं क्वेरी लिख रही हूँ सिलेक्ट LTrim और फिर पैरेंथेसिस में मैं एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ जिसके लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्पेसेस दी है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या जनरेट होगा। सो इसके आउटपुट में देख रहे हैं आप, यहाँ पर स्पेस नहीं है। जो ये थोड़ी बहुत स्पेस जो बच्चों को दिख रही होगी, ये तो हर आउटपुट में जो बाय डिफॉल्ट स्पेस है, आउटपुट की स्पेस है, वही स्पेस है। जो स्पेस हमने स्ट्रिंग में दी है वो नहीं है। इसका एहसास आपको थोड़ी देर बाद ही हो जाएगा जब हम RTrim को यूज करेंगे। सो इन द सेम वे वी हैव RTrim फंक्शन ऑल्सो। इसका नाम ही बता रहा है कि RTrim मीन्स जो राइट हैंड साइड से ट्रिम करेगा। दैट मीन्स वो राइट हैंड साइड में जितनी भी स्पेस होंगी, दैट मीन्स वो ट्रेलिंग स्पेसेस को यानी राइट हैंड साइड की स्पेसेस को, यानी जो टेल की तरफ जो स्पेस होंगी उनको रिमूव करेगा, लास्ट कैरेक्टर के बाद वाली स्पेसेस को रिमूव करेगा। तो इसके लिए जो क्वेरी यूज करेंगे वो क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्ट RTrim और फिर मैंने दोनों तरफ स्पेस रखी है जानबूझकर आपको ये दिखाने के लिए कि देखना अब की बार वो क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्पेस थी उसको रिमूव नहीं करेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये हेलो से पहले वाली स्पेस रिमूव नहीं हुई है, बाद वाली मोनिका के बाद वाली स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गई हैं। आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि इस बॉक्स में आपको ये विजिबल नहीं है, क्योंकि जो ये हेलो माय नेम इज मोनिका जो ऊपर हेडिंग लिखा आ रहा है फील्ड का, उसकी वजह से इसकी लेंथ इतनी है, अदरवाइज ये स्पेस रिमूव हो चुकी है। और इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम, और वो क्या काम करता है, वो दोनों तरफ से स्पेस को रिमूव करेगा, लीडिंग से भी और ट्रेलिंग से भी। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से भी यानी स्टार्टिंग से भी और राइट हैंड साइड से भी यानी एंडिंग से भी। और इसकी क्वेरी में हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ना RTrim ना LTrim, सिर्फ क्या लिखना है, ट्रिम। सो सिलेक्ट ट्रिम और फिर हमने पास कर दी, मैंने वही स्ट्रिंग पास कर दी जिसके दोनों तरफ स्पेस थी। तो अब स्पेस जो है वो दोनों तरफ से रिमूव हो जानी चाहिए। सो देखिए आउटपुट, इसमें दोनों तरफ की स्पेस रिमूव हो गई है। अब एक और फंक्शन है जो किस काम आता है, अब जो ट्रिमिंग कर रहे हैं हम वो सिर्फ स्पेसेस की नहीं, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की भी ट्रिमिंग पॉसिबल है। अगर उससे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, सिलेक्ट ट्रिम लीडिंग स्टार्टिंग H। तो इसीलिए देखिए आउटपुट में क्या शो रहा है आपका, हेलो में से H रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं एंडिंग से देखूं, सो ट्रिम ट्रेलिंग, लास्ट से रिमूव करने के लिए क्या कीवर्ड साथ में यूज कर रहे हैं, ट्रेलिंग। सो ट्रेलिंग A फ्रॉम
हेलो माय नेम इज मोनिका। तो इस स्ट्रिंग में लास्ट में मोनिका के नाम में लास्ट में क्या आ रहा है, ए। तो आप आउटपुट में देख रहे हैं, आउटपुट में ए विजिबल नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो चुका है, ट्रिम। सो नेक्स्ट, अब मैं एग्जाम्पल के लिए कोई एक ऐसी स्ट्रिंग लूंगी जिसमें स्टार्टिंग में भी ए हो, ताकि आपको एहसास हो कि दोनों तरफ से ए रिमूव हो सकता है। और अगर मुझे दोनों ही तरफ से एक साथ ए को रिमूव या किसी भी स्ट्रिंग को रिमूव करना हो, तो उसके लिए जो कीवर्ड यूज होगा, जैसे पहले क्या यूज हुए थे, लीडिंग एंड ट्रेलिंग, तो अगर मुझे दोनों रिमूव करने हैं तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज होगा, बोथ। सो सिलेक्ट ट्रिम बोथ ए फ्रॉम दी ए हेलो माय नेम इज मोनिका। सो यहां से अब आउटपुट में देखिए, ये देखिए आउटपुट में क्या है, दोनों तरफ से ए रिमूव हो गया है। यहाँ अब ए नहीं लिखा रहा, ई लिखा रहा है, ई हेलो माय नेम इज, और फिर मोनिका की जगह उसका ए जो है वो रिमूव हो गया, इट इज मोनिक। अब नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग फंक्शन किस काम आता है, दिस फंक्शन सर्चेस फॉर गिवन स्ट्रिंग इनटू द गिवन स्ट्रिंग्स। कोई दी हुई स्ट्रिंग में अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है तो उसके लिए इस मेथड का, इस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स बिल्कुल सिमिलर है, बस आगे कीवर्ड जो है वो क्या यूज होगा, इन स्ट्रिंग या INSTR। सो सिलेक्ट INSTR दैट इज इन स्ट्रिंग एस नेम कमा, और वहां उस, जैसे मैं ओस देखना चाहती थी कि मेरे नाम में ओ, जो ये स्टूडेंट नेम है, इस एस नेम में ओ कहां पर, तो यहाँ पर आउटपुट देखिए, क्योंकि मोनिका MO, कौन से नंबर पर ओ आ रहा है, सेकंड अल्फाबेट है ना, तो इसलिए आउटपुट क्या शो हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं लिखती सिलेक्ट इन स्ट्रिंग और फिर स्ट्रिंग पास कर दी मोनिका घाल्यान, और फिर मैंने कॉमा क्या पास की, सब स्ट्रिंग ए, कि ए ढूंढो इस मोनिका घाल्यान नाम में ए कौन से नंबर पर आ रहा है। तो अब देखिए काउंट कीजिए, एम फर्स्ट अल्फाबेट, ओ सेकंड अल्फाबेट, एन थर्ड अल्फाबेट, आई फोर्थ अल्फाबेट, के फिफ्थ अल्फाबेट एंड ए सिक्स्थ अल्फाबेट। तो देखिए इसलिए इस पे आउटपुट में क्या शो हो रहा है, 6। तो इसके बाद भी ए आ रहा है, सेवेंथ अल्फाबेट क्या है आपका, स्पेस, एट्थ अल्फाबेट जी, और नाइन्थ अल्फाबेट फिर से क्या है, ए, और उसके बाद फिर एक और ए आएगा, पर उसका यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है। दैट मीन्स चाहे एक से ज्यादा वो सब स्ट्रिंग्स अवेलेबल क्यों ना हो उस स्ट्रिंग में, लेकिन वो सिर्फ कौन सी स्ट्रिंग को शो करेगा, जो सबसे पहले विजिबल होगी। तो दैट मीन्स ऑल्दो there were more than one A's present in the given string, but it will return only the first one. Next function is length function. So syntax same है, बस length कीवर्ड आ जाएगा बाकी और functions की जगह। So select length, किसकी length, जो स्टूडेंट का नेम वाली फील्ड है उसकी लेंथ, फ्रॉम स्टूडेंट। तो वहां पर एक ही एंट्री थी इसलिए मैं उसका फटाफट यूज कर सकती हूँ। सो लेंथ एस नेम, तो पहले उसमें एंट्री क्या थी, नेम क्या था, एस नेम स्टूडेंट नेम मोनिका, तो उसमें कितने अल्फाबेट्स हैं, 6। सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग हियर 6। द नेक्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड। इस बात का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट फंक्शन है वो आपके लेफ्ट मोस्ट लेटर्स को, कैरेक्टर्स को रिटर्न करेगा, और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। स्पेसिफिकेशन का यहाँ क्या मतलब है कि मैं जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन करूंगी सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्वेरी देखिए, क्वेरी में क्या है, सिलेक्ट लेफ्ट स्टूडेंट नेम दैट इज एस नेम कॉमा 2, तो मेरी स्पेसिफिकेशन क्या है, 2 फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो आउटपुट देखिए क्या आया है, MO, सिर्फ 2 ही लेटर्स लेफ्ट साइड के। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप इसी तरीके से आपका एक राइट फंक्शन है, जो जाहिर सी बात है कहां से वैल्यूज रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग की वैल्यूज कहां से रिटर्न करेगा, राइट हैंड साइड की। उसमें भी हम राइट हैंड साइड के स्ट्रिंग को देखेंगे कि राइट हैंड साइड में कितने अल्फाबेट्स रिटर्न करने हैं। यहां पर भी कितने मेंशन करवाए हैं, 2। तो मोनिका में राइट हैंड साइड में लास्ट 2 लेटर्स या राइट हैंड साइड के 2 लेटर्स क्या हैं, के और ए, और इसीलिए ये आउटपुट में क्या शो कर रहा है, के। अनदर मेथड इज मिड मेथड या मिड फंक्शन, और ये किस लिए यूज हो रहा है, टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग एज पर द स्पेसिफिकेशन अगेन। यानी मिड, सिलेक्ट मिड और फिर स्टूडेंट नेम कमा 2 फ्रॉम स्टूडेंट। दैट मीन्स वो क्या करेगा, ओके ये ठीक से आउटपुट शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो पूरी नहीं दी, क्योंकि इसका एक्चुअल सिंटेक्स क्या है कि मिड कीवर्ड, फिर आप उस स्ट्रिंग को पास करेंगे जिसके मिडल वैल्यूज आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और फिर पोजीशन पास करेंगे कि कौन सी पोजीशन से बिगिन हो। वो मिडल एग्जैक्ट मिड वैल्यू नहीं लेता,
मिडल मीन्स हियर, मिडल हियर मीन्स बिटवीन, इन बिटवीन, कि बीच में कहीं से भी, और फिर उसकी लेंथ स्पेसिफाई करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स तक की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेरी होगी वो क्या होगी, सिलेक्ट मिड और फिर स्टूडेंट नेम कॉमा 2 मेरी स्टार्टिंग पोजीशन कॉमा 3 और 3 कैरेक्टर्स तक की वैल्यू रिटर्न करनी है फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आउटपुट ONI, कैसे, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, सेकंड पोजीशन, तो M के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन है, O, सो ये O से बिगिन कर रहा है और कितनी लेंथ चाहिए थी, 3 स्ट्रिंग्स, 3 कैरेक्टर्स चाहिए थे, तो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग ONI ओनली। सो दैट्स ऑल फॉर द टेक्स्ट फंक्शंस। अब हम कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस को कवर करेंगे। सो व्हाट आर न्यूमेरिकल और यू कैन से मैथमेटिकल फंक्शंस? They are the functions which accept numerical values and perform some mathematical operations on them. So सबसे पहला है मोड फंक्शन, जिसको हम मॉड्यूलस फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या रिटर्न करता है, मॉड्यूलस यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर आफ्टर डिवाइडिंग। सो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट मोड 10, 3, यानी आप 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 3 9, रिमाइंडर क्या आया 1, तो इसीलिए आउटपुट में क्या शो हो रहा है 1। और इसको आप मोड कीवर्ड लिखने की बजाय सिर्फ परसेंटाइल साइन से भी यूज कर सकते हैं। सो आई कैन ऑल्सो राइट सिलेक्ट 10 परसेंटाइल का साइन 3, तो भी ये सेम आउटपुट रिटर्न करेगा। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सिलेक्ट 10 मोड 3, तब भी यही आउटपुट आएगा। और अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट क्या शो हो रहा है, नल। Next function is power function या POW function. So this function returns the value of a number raised to the nth power, means for example 2 raised to power 3. 2 raised to power 3 would give what? It will give 8. But if the value of the base is negative, in that case power must be an integer. So एक example देखते हैं, select power 2, 3 और उसका जो आंसर है उसकी फील्ड का नेम मैं क्या देना चाहती हूँ, आंसर, इसीलिए मैंने उसको डबल कोट्स में क्या मेंशन किया है, आंसर। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आंसर, आंसर के अंदर 2 raised to power 3 की वैल्यू 8। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर पूरा लिखने की बजाय POW भी लिख सकते हैं, तब भी आपका देखिए सेम आउटपुट शो होगा। और एक और चीज कर देखते हैं, मान लीजिए पावर अगर नेगेटिव में है, सो सिलेक्ट पावर 2, -3, सो आंसर इज 0.125। ऐसे ही अगर हमारा बेस माइनस में हो तो क्या वैल्यू आ रही है, -8, और अगर दोनों ही वैल्यू माइनस में हो तो क्या हो रहा है, वैल्यू आउटपुट क्या शो हो रहा है, -0.125। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, द थर्ड फंक्शन इज राउंड फंक्शन। It rounds off a number as per the specification. Syntax is round within the parenthesis n, m, which means it will round off up to m places. It will round off a number n up to m places. For example, select round, तो मैंने एक नंबर दिया 11.112, कमा कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 2, so I am giving here, I am specifying here 2। तो देखिए राउंड ऑफ होकर वैल्यू क्या आ जाएगी, 11.11, क्योंकि 2 5 से छोटा नंबर है, तो जो 1 की वैल्यू है वो 1 से बढ़कर 2 नहीं हुई। ये आप राउंड ऑफ का मैथमेटिक्स जानते ही हैं। फिर नेक्स्ट इज सिलेक्ट राउंड 11.112, 1, अगर 1 डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड ऑफ करना है तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 11.1। सिलेक्ट राउंड 11.115, 1, तो देखिए यहाँ पर 1 पोजीशन तक मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इसलिए यहाँ 5 होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो 5 है वो थर्ड पोजीशन पर है, तो इसलिए जो राउंड ऑफ की वैल्यू है क्या है, 11.1। एक और एग्जांपल लेते हैं, 11.115, 2, यानी सेकंड वैल्यू, यानी 2 प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ क्योंकि अब ये 5 है 1 के बाद, तो इसलिए क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होकर 11.12। फिर ऐसे ही रैंडम एग्जांपल्स 0th पोजीशन तक, तो 11 हो जाएगा। ऐसे ही आप भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर करके देख सकते हैं कि ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा, उससे ज्यादा बेहतर लर्निंग होती है। अब अगर मैं नेगेटिव में स्पेसिफिकेशन दूं तो क्या है, तो देखिए आउटपुट क्या शो हो रहा है, 10। एक और एग्जांपल लीजिए, आपको और बेहतर समझ आएगा, 11.115, -2, तो देखिए अब क्या आउटपुट शो हो रहा है, सीधा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई नेगेटिव वैल्यू राउंडिंग ऑफ के लिए लेंगे, मतलब स्पेसिफिकेशन में जब कुछ नेगेटिव मेंशन करेंगे तो क्या होगा, देन इट विल राउंड ऑफ टू 1 प्लेस लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में राउंड ऑफ करेंगे कैसे, टू द नियरेस्ट टेंस।
फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह रहे हैं कि जब हमने 11 को -1, तो क्या हुआ था, उसका नियरेस्ट 10 क्या है, 10। 11 का नियरेस्ट 10 वैल्यू क्या है, 1 प्लेस तक 10। और अगर मैंने उसको दो वैल्यूज माइनस तक पहुंचाया, तो दो वैल्यूज तक लेफ्ट मोस्ट में पहुंचाया, तो नियरेस्ट 10 वैल्यूज क्या होंगी, सबसे नियरेस्ट तो 10 है, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट कौन सी है, सीधा 0 ही है, तो इसलिए 0 रिटर्न हो रहा है। अब ऐसे ही 11.115 -3, तो उसका भी आपका क्या रहेगा, 0। फिर राउंड ऑफ 12.115 -1, अब देखिए 12 का भी नियरेस्ट जो है वो नियरेस्ट टेंस वैल्यू कौन है, 10, तो यहाँ क्या आया 10। अब देखिए 15 का 15.115 और उसका -1, नियरेस्ट वैल्यू क्या मानी जाती है 5 के वैल्यू के बाद, उससे बड़े वाली, तो इट विल गिव 20। नेक्स्ट मैथमेटिकल फंक्शन इज साइन फंक्शन। इट रिटर्न द साइन ऑफ अ गिवन वैल्यू, और वो -1 रिटर्न करेगा अगर जो नंबर है वो लेस देन 0 होगा, तो 0 रिटर्न करेगा 0 के लिए, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो उसके लिए क्या रिटर्न करेगा, +1। तो एक एग्जाम्पल देखिए अपना, सिलेक्ट साइन, पैरेंथेसिस में क्या वैल्यू पास की, -15.115, तो आउटपुट में देखिए क्या आया, -1। क्यों, क्योंकि वो एक नेगेटिव वैल्यू थी, लेस देन 1 थी, तो उसके लिए जो साइन फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, -1। नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका नाम ही बता रहा है कि इट विल रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, पर वो नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा क्या होगा अगर वो नंबर नेगेटिव होगा, तो सबसे पहला एग्जांपल हम नेगेटिव नंबर का ही लेंगे। सिलेक्ट स्क्वायर रूट -15.115, तो देखिए आउटपुट क्या शो रहा है, नल। तो ऐसे केस में वो नल वैल्यू रिटर्न करेगा। सो इट रिटर्न्स द नल वैल्यू फॉर द नेगेटिव नंबर। कोई और एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्ट स्क्वायर रूट 15.115, यानी अब एक पॉजिटिव नंबर ले लिया, तो यहाँ आपका स्क्वायर रूट कितना आया, 3.88 समथिंग। अब कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता हो। सिलेक्ट स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट देखिए 4 का कितना होना चाहिए, 2, तो देखिए आउटपुट में क्या है, 2। फिर है हमारा ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ नंबर विद सम डिजिट्स ट्रंकेटेड, यानी कुछ डिजिट्स को काट कर वैल्यू को रिटर्न करता है। अब वो स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 डिजिट को स्पेसिफाई करूं कि 1 डिजिट तक ट्रंकेट करना है, इसका मतलब क्या है कि ट्रंकेट करने के बाद, वैल्यू को कट करने के बाद सिर्फ एक डिजिट ही दिखाई देनी चाहिए फ्रैक्शन के बाद। ऐसे ही अगर मैं 2 वैल्यू मेंशन करूंगी, तो वहां पर क्या होगा, डिजिट्स के पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सिलेक्ट ट्रंकेट -15.115, 1, इसका क्या मतलब है कि इसका आउटपुट क्या आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, सो इट इज -15.1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेक्ट ट्रंकेट पैरेंथेसिस में -15.115, 2, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो हो, सो द आउटपुट विल बी -15.11, तो 2 ही डिजिट्स दिखाई दे रही है पॉइंट के बाद, फ्रैक्शन के बाद। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है, -151, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो ये एज इट इज वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये ट्रंकेट फंक्शन है ये बहुत सिमिलर है राउंड ऑफ फंक्शन के, लेकिन ये वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा होता राउंड ऑफ की तरह। जैसे राउंड ऑफ में तो क्या हो रहा होता है कि वो 5 के साथ मैच करता है वैल्यू को, कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो उससे पहले वाले डिजिट को राउंड ऑफ करके एक बढ़ाकर वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये इस तरीके से कुछ नहीं कर रहा होता। सो ट्रंकेट फंक्शन इज नॉट राउंडिंग ऑफ द वैल्यू, इट इज ओनली कटिंग द वैल्यूज एंड रिटर्निंग एंड लिविंग एज मेनी डिजिट्स एज मेंशन्ड आफ्टर द कॉमा। तो ये हुए हमारे न्यूमेरिकल फंक्शंस खत्म। अब हम शुरू करते हैं डे एंड टाइम फंक्शंस। डे एंड टाइम फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन करंट डेट, या यूं कह लीजिए CUR डेट, दोनों एक ही वैल्यू रिटर्न करेंगे। सो इट रिटर्न्स द करंट डेट, यानी वो आज की जो डेट है, करंट की जो डेट है उसे रिटर्न करता है। और किस फॉर्मेट में, ईयर 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 डैश मंथ मंथ डैश डेट डेट, और या फिर बिना डैश के, डिपेंड्स कि ये इंटीजर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, सिलेक्ट करंट डेट, ओके एरर, एक बार फिर से रन करते हैं। सिलेक्ट करंट डेट, तो देखिए क्या रिटर्न होकर आ गई, आज की डेट, दैट इज 29 Feb 2024। और करंट डेट दोनों तरीके से वर्क करता है, इसमें पैरेंथेसिस मेंशन करें तब भी, बिना पैरेंथेसिस भी। तो देखिए बिना पैरेंथेसिस का आउटपुट ये भी सेम है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि पूरा करंट डेट लिखने की बजाय सिर्फ CUR डेट लिखें, तो भी आउटपुट सेम आएगा।
द नेक्स्ट वन इज डेट फंक्शन. इट एक्सट्रैक्ट्स द डेट पार्ट. तो इस पूरे में से जैसे पूरा अगर टाइम स्टैम्प मेंशन है जिसमें डेट और टाइमिंग दोनों चीजें हों, तो ऐसे में से सिर्फ ये क्या रिटर्न करके देगा आपको? डेट. तो इसे यूज करके देखते हैं. सिलेक्ट डेट और ये डेट मेंशन की, पहले ईयर मेंशन किया 2024 डैश और फिर टाइम मेंशन किया. तो देखिए आउटपुट क्या शो हो रहा है? सिर्फ डेट शो हो रही है 2024 डैश 2 डैश 29. नेक्स्ट फंक्शन इज मंथ फंक्शन. इट रिटर्न्स मंथ इन द रेंज ऑफ 1 to 12 या यू कह लीजिए जनवरी टू दिसंबर. मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि कौन सा मंथ है उस पर्टिकुलर डेट में. तो यहाँ आप सेम वैल्यू पास कीजिए पैरामीटर में, सिलेक्ट मंथ और सेम वैल्यू पास की 2024 टू 29 और टाइम के साथ. तो देखिए क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ मंथ की वैल्यू, दैट इज 2. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ 2 को रिप्लेस कर दिया 12 के साथ, तो अब देखिए ये क्या शो कर रहा है? 12. इसने क्या मेंशन किया था कि फ्रॉम रेंज 1 to 12. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गलती से ऐसी डेट मेंशन करे 2024-13-29, तो ऐसे केस में ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? नल. और अगर हम मंथ की वैल्यू 0 पास करें तो आउटपुट में भी क्या शो होगा? नल नहीं शो होगा, 0 शो होगा. So we observe that it passes null for the values if we are not passing the values within the range, that is from 1 to 12, and it returns 0 if we pass 0 as the month value. अब एक और फंक्शन है that is month name. वो 0, 1, 2 की जगह क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? मंथ का नेम, कि जनवरी, फरवरी, इस तरीके से. और अगर हम कुछ ऐसी वैल्यू पास कर दे जो मंथ की होती ही नहीं है, दैट इज लाइक अगर मैंने 0 पास किया तो वो क्या रिटर्न करेगा? नल. सो एक क्वेरी रन करते हैं. सिलेक्ट मंथ नेम 2024-2-29 और फिर टाइम स्टैम्प वैल्यू पास की. तो देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये कौन सा मंथ था? सेकेंड मंथ. और सेकेंड मंथ का नेम क्या होता है? फेब्रुअरी. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग फेब्रुअरी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मैं यहाँ पर मंथ की वैल्यू चेंज करके 12 को 2 की जगह क्या लिख रही हूँ? 12. तो आउटपुट क्या शो हो रहा है? दिसंबर. सो फिफ्थ फंक्शन इज डे फंक्शन. तो डे फंक्शन क्या करेगा? आपकी पूरी डेट वाली वैल्यू में से सिर्फ डेट, जो ये डे वाली डेट है, यानी जैसे पहले होता है ना ईयर, फिर मंथ मेंशन है, फिर जो डे मेंशन है कि क्या आज क्या है, 11 है, 12 है, 13 है, 29 है, इस तरीके से. तो यहाँ पर क्या डेट थी? 29. तो ये 29 रिटर्न करेगा. देन द नेक्स्ट फंक्शन इज ईयर. तो ये क्या रिटर्न करने वाला है? एज द नेम स्पेसिफाइज, ये ईयर रिटर्न करेगा इस पूरी डेट में से. सो हियर वी गो. Then the next function, that is seventh function, is day name. ये आपको डे का नेम रिटर्न करेगा, लेकिन कौन से डे का? इस तरीके से नहीं कि 29, 28 नहीं. ये वीक डेज की बात कर रहा है यहाँ पर कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरीके से. तो डे नेम जो है, इट रिटर्न्स द डे नेम ऑफ द वीक डे फॉर अ डेट. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सिलेक्ट डे नेम 2024-12-29. तो 29 दिसंबर 2024 को क्या डे रहने वाला है? इट विल बी संडे. आप चाहे तो कैलेंडर के साथ मैच कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है. तो इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं 25 दिसंबर के लिए. 25 दिसंबर 2024, तो उस दिन क्या होगा? वेंसडे. सो सिलेक्ट डे नेम फॉर 29th Feb 2024. So today is Thursday. So it is returning Thursday. Now we will see three functions together: day of month, day of week, day of year. So सबसे पहले day of month. Day of month भी वही वैल्यू रिटर्न करेगा जो आपका डे फंक्शन रिटर्न कर रहा था. इसमें से सिर्फ डेट को पिक करके दे देगा 29 को. Then select day of the week 2024 to 29. तो 29th Feb 2024 को क्या है आज? थर्सडे. तो थर्सडे देखिए, संडे फर्स्ट डे, देन मंडे सेकेंड डे, ट्यूसडे थर्ड डे, वेंसडे फोर्थ डे, थर्सडे इज फिफ्थ डे. दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 5 हियर. देन नेक्स्ट इज डे ऑफ. एक और एग्जांपल लेते हैं डे ऑफ वीक का. सो 29 दिसंबर 2024, उस दिन क्या है? संडे. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटर्निंग 1 हियर. देन इज डे ऑफ ईयर फंक्शन. डे ऑफ ईयर फंक्शन का मतलब क्या है कि ये देखेगा कि इस साल के, जिस साल को हमने मेंशन किया है, दैट इज 2024, उसके जो भी डेट हमने मेंशन की है उस पर्टिकुलर डेट पर उसके कितने दिन गुजर चुके हैं, कितने दिन पास हो चुके हैं, ये वो मेंशन करेगा. सो
29 Feb 2024 कितने दिन पास हो गए? आज कौन सा डे है? 60th डे, 60वां दिन। कैसे? क्योंकि 31 डेज आपके जनवरी के और 29 ये, तो इसलिए टोटल कितने हुए? 60 डेज. So that is why it is returning 60. So it returned the day of the year not as date but as the number of days which has passed ranging from 1 to 366. अब 11th फंक्शन है अपना नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज नाउ. नाउ क्या करेगा? इट रिटर्न्स द कांस्टेंट टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगेन टू एग्जीक्यूट. नाउ यानी अब, वो बिल्कुल अब का समय, जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उस टाइम का समय आपको रिटर्न करके देगा. लेट्स सी. सिलेक्ट नाउ. तो देखिए इस टाइम जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रही हूं तो क्या टाइम हुआ है वो डेट के साथ मेंशन कर रहा है. इट इज 29 Feb 2024 एंड अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock 23 minutes 57 seconds. अब मैं एक और बार फिर से नाउ फंक्शन को प्रेस कर रही हूं तो देखिए अब क्या शो हो रहा है. द नेक्स्ट फंक्शन इज सिस्टम डेट, दैट इज सिस डेट. सो इट रिटर्न्स द टाइम एट विच द स्टेटमेंट बिगेन टू एग्जीक्यूट. यही आपके पहले वाले फंक्शन ने काम किया था और यही अब ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगी. पर ये क्या रिटर्न करने वाली है? ये आपको सिस्टम की डेट रिटर्न करने वाली है. इन दोनों में हल्का सा फर्क है, वो आपको अभी समझाएंगे. पहले आप इसका आउटपुट देख लीजिए. सिलेक्ट सिस्टेट और फिर पैरेंथेसिस एंड एंटर. तो देखिए यहां पर भी बिल्कुल सेम आउटपुट रिटर्न हुआ है, वही इस तरीके से डेट लिखी हुई है और टाइमिंग लिखा हुआ है जिस टाइम पर हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की है वो. सो इट इज 5 o'clock 25 minutes 18 seconds इस तरीके से. और एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए 5:25 और 21 सेकंड हो गए हैं. अब इनमें डिफरेंस समझाने की कोशिश करती हूँ. नाउ टू नोट द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम टाइमिंग नाउ इज दैट नाउ फंक्शन रिटर्न्स द टाइम व्हेन द एग्जीक्यूशन बिगिंस. जो नाउ है वो तो क्या करेगा? जब एग्जीक्यूशन बिगिन हुआ, शुरू हुआ, तब की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा. लेकिन अगर हम बीच में ये दिखाने के लिए कि नाउ और सिस्टम डेट में क्या फर्क है तो उसके लिए हम बीच में कुछ डिले मेंशन कर रहे हैं. हम स्लीप मोड में लेकर जा रहे हैं अपने प्रोग्राम को. तो हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए ये स्लीप मोड में जाए. कितने के लिए? 3 सेकेंड्स के लिए. तो देखिए अब मैं जब इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करूं, सिलेक्ट नाउ फंक्शन कॉमा स्लीप फंक्शन फॉर 3 सेकेंड्स, इसलिए पैरेंथेसिस में 3 मेंशन कर दिया, फिर से कॉमा नाउ. तो देखिए अब आउटपुट क्या आ रहा है. नाउ में वैल्यू है आज की डेट, आज की टाइमिंग जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई उस टाइम की. फिर स्लीप मोड में गया, फिर उसके बाद 3 सेकंड का डिफरेंस के बाद इसने जो है फिर से नाउ का आउटपुट क्या है? सेम ही दिया है, क्योंकि इसने किसका टाइम रिटर्न किया है? जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तब का. अब सिस्टम डेट को देखते हैं. सिस डेट क्या कर रहा है? अगर ये सेम चीज मैं सिस डेट के साथ करूं, सिस डेट कमा स्लीप फॉर 3 सेकेंड्स एंड देन सिस डेट, तो देखिए ये किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करेगा. यहां आप टाइमिंग को ध्यान से, जब इसने पहले वाले सिस डेट का आउटपुट शो किया तो टाइमिंग क्या है? 5:29 मिनट और 39 सेकेंड्स, यानी 3 सेकेंड के गैप के बाद टाइमिंग शो हुआ है. ऐसा नाउ में नहीं हो रहा था. यहां देखिए 20 क्या लिखा रहा है? 5, 29 और 39 में 3 ऐड करके देखिए वो वहां पर क्या आएगा? 42. अगर ये नाउ फंक्शन होता तो यहाँ 42 की जगह क्या होता? 39. ये इन दोनों में डिफरेंस है. सो दैट्स ऑल फॉर द मैथमेटिकल एंड डेट फंक्शंस ऑल्सो. तो बाकी की वीडियोस में मिलते हैं बचे हुए सीक्वल फंक्शंस के साथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट.